नमस्कार छात्रों, राधाकृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गति के प्रथम नियम को पढ़ा था और हमने देखा था कि गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल, गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल। हमने गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा था, क्योंकि गति के प्रथम नियम जो है जड़त्व के नियमों का पालन करता है। इस बात को हमने पढ़ा है कि गति का जो प्रथम नियम था, न्यूटन की गति का प्रथम जो नियम था, वो जड़त्व के नियमों का पालन करता है। हमने इसके बहुत सारे उदाहरण लिए थे। हमने देखा था कि जब उदाहरणों से हमने देखा था कि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर क्या होता था, स्थिर खड़ी हुई बस को अचानक स्टार्ट करने पर या आगे बढ़ाने पर क्या होता है, तीव्र गति पर गाड़ी को मोड़ने पर क्या होता है, बस में बैठी सवारियों को सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे क्या काम करते हैं। मैं तुम्हें सारी बातें कल बता चुका हूँ। इन सारी बातों से स्पष्ट हो गया था कि जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व के लगभग सभी नियमों का पालन करता है। इस कारण से गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इससे पहले न्यूटन ने क्या काम किया, गैलीलियो के जो विचार थे, गैलीलियो के विचारों को उसने आगे बढ़ाया था। उसने आनत तल पर गोलाकार वस्तुओं की गति को देखा था कि अगर आनत तल का झुकाव उतना ही है जितनी दूरी से वस्तु को गिराया जा रहा है, तो उस गोली का जो चढ़ाव होगा, उतार तो सही है, उतार जितना चढ़ाव होगा वो उतना ही होगा जितनी दूरी से उस वस्तु को छोड़ा जाता है। अगर आनत तल को और झुका दिया जाए तो फिर जो गोलाकार वस्तु है, जो लुढ़कने वाली वस्तु है, वो अधिक दूरी तक जाएगी, अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाएगी आनत तल के झुकाव के कारण, और झुकाव होने पर उसको तोड़ भी सकती है। हाँ, अगर उसका झुकाव ऊर्ध्वाधर है, खड़ा हुआ है, तो वस्तु को जितनी दूरी से छोड़ेंगे उससे आधी दूरी तक ही वस्तु पहुंच पाएगी। तो आनत तल पर जो गति और बल के विचार थे गैलीलियो के, उन गैलीलियो के विचारों को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद में बल और गति के सिद्धांतों पर उसने 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें गति के 3 नियम कहा जाता है। गति के नियम कहा जाता है। पहले नियम हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें देखा था कि अगर कोई न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु गतिशील स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न। क्योंकि और हमने जड़त्व के नियमों को पढ़ा है। जड़त्व के नियमों के आधार पर देखा है कि गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियमों का पालन करता है। इस कारण से न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब है अगला बिंदु है जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व तथा द्रव्यमान, ये जड़त्व और द्रव्यमान क्या है? देखिए, हमारी किताब में इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं। उन सारे क्रियाकलापों पर देखने पर हमें स्पष्ट होता है कि जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के पूरक। वो कैसे? जड़त्व द्रव्यमान क्या संबंध हो सकता है इन दोनों में? क्या इन दोनों में कोई संबंध है? तो क्रियाकलाप देखिए, याद रखना है कि द्रव्यमान जड़त्व का मापक है। द्रव्यमान क्या है? जड़त्व का मापक है। जड़त्व द्रव्यमान जड़त्व का मापक है। हाँ, जड़त्व जो द्रव्यमान है ना, वो जड़त्व का मापक। जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी उतना ही कम होगा। इसका मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम है। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, मैंने क्या काम किया, क्रियाकलाप प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। मैंने क्या काम किया, एक खाली टेबल को धक्का मारता हूं। मैं खाली टेबल को रखता हूं, हल्के बल के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह से आएगा। फिर मैंने क्या काम किया, उस वस्तु में, उस खाली मेज में मैंने बहुत सारी बुकें रख दी, उसके ऊपर वजन बढ़ा दिया, इसका द्रव्यमान में वृद्धि कर दी, और उसको मैं उसी बल से, मैंने जिस बल से उसको पहले धक्का मारा था उसी बल से धक्का मारता हूँ। देखता हूँ कि वो मेज, वो टेबल क्यों उसी बल से पहले तो खिसक गई थी, अब क्यों नहीं खिसक रही? क्योंकि इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी और उसका जड़त्व का मान अधिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है उसमें जड़त्व अधिक होता है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान हल्का होता है उनमें द्रव्यमान, उसका जड़त्व भी कम होता है। इसके अलावा मैं क्या काम करूं, मैं एक ढकेल
को आसानी से धक्का मारूं तो वो चलने लग जाती है। और उसी जिस बल को मैं ढकेल पे लगा रहा हूं, जिससे ढकेल गतिशील हो रही है, उसी बल को मैं रेलगाड़ी में धक्का मारता हूं, तो तुम देखोगे क्या रेलगाड़ी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगी उसी बल से। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान उस ढकेल से या ठेले से बहुत अधिक। फिर इसका मतलब क्या हुआ? जड़त्व का नियम तो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व के अनुसार तो कोई वस्तु जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में बना रहना चाहती है, वो अपनी स्थिति का दूसरी स्थिति में बदलने का विरोध करती है। वो रेल जो है ना स्थिर खड़ी है, वो स्थिर ही रहना चाहती है, वो गतिशील नहीं होना चाहती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, ये कहता है जड़त्व। तो क्या रेलगाड़ी पर लगाए जाने वाला वो बल और ठेले पर लगाए जाने वो बल तो समान है, लेकिन उन वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन है। ठेले का द्रव्यमान रेलगाड़ी से अत्यंत कम होता है, इस कारण से वो गतिशील हो गया, परंतु रेलगाड़ी का द्रव्यमान ठेले से बहुत अधिक होता है, इस कारण से वो गतिशील नहीं हुआ। इसका मतलब जिन वस्तुओं में जितना द्रव्यमान होता है उनका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम होता है उनका जड़त्व का मान भी कम होता है। यही कारण है कि जड़त्व और द्रव्यमान में एक दूसरे में गहरा संबंध है, यानी जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उनका जड़त्व भी अधिक होता है। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहना चाहती है, वो दूसरी स्थिति में जाने का परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, इसके रहना नहीं चाहती, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, वो गति में नहीं जाना चाहती, जड़त्व के नियम के अनुसार वो स्थिति का विरोध करती है। अब द्रव्यमान से इसका क्या संबंध था? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उनका जड़त्व भी अधिक होता है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम होता है उनका जड़त्व भी कम होता है। अभी हमने दो क्रियाकलाप देखे थे, हमने ठेले और रेलगाड़ी पर बल लगा के देखा था कि जितना बल हमने ठेले पर लगाया था उससे ठेला तो गतिशील हो गया था, परंतु रेलगाड़ी गतिशील नहीं होती, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान ठेले से बहुत अधिक होता है। इसके अलावा दूसरा क्रियाकलाप हमने देखा था, हमने पुस्तकों से भरे टेबल पर धक्का मार के देखा, तो हमने देखा कि टेबल पर भरा पुस्तकों से जो भरा मेज था वो गतिशील नहीं हुआ था, खाली मेज के अलावा, क्योंकि पुस्तकों से भरे मेज में अब द्रव्यमान हो गया, उसका वजन बढ़ गया। तो इन दोनों बातों से आप स्पष्ट रूप से समझ गए कि जड़त्व द्रव्यमान का पूरक है, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध है, क्योंकि जड़त्व के अनुसार कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, वो गति का विरोध करते हैं। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, वो स्थिर आने का विरोध करती है। इस प्रकार जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध होता है। अब आप समझ गए होंगे द्रव्यमान और जड़त्व क्या है। जड़त्व द्रव्यमान का पूरक है, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम होता है उनका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। हमने ठेले और रेलगाड़ी का उदाहरण देखा, हमने खाली मेज और पुस्तकों से भरे मेज का उदाहरण देखा, तो इन दोनों उदाहरणों से आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जड़त्व और द्रव्यमान में गहरा परिवर्तन होता है। समझ रहे हो? अब आगे देखिए। अब देखिए, इन उदाहरणों से हमने देखा कि जड़त्व तथा द्रव्यमान, ये तुम्हें जड़त्व और द्रव्यमान को आपने भली भांति समझ लिया होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक तीसरा उदाहरण और दे रखा है हमारे सिलेबस में। वो क्या है? मैं क्या काम करूं, एक फुटबॉल को किक मारूं, लात मारूं, तो तुम देखते हो कि फुटबॉल जो है गतिशील हो जाती है। अगर मैं क्या काम करूं, जितनी बड़ी फुटबॉल है उतनी बड़ी आकार का ठोस पत्थर में ठोकर मारूं, पत्थर में किक मारूं, क्या वो पत्थर गतिशील हो सकता है? हो सकता है कि उसमें लात या किक मारने से हम खुद जख्मी हो जाए, घायल हो जाए, हमारा अंगूठा टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन उतने बड़े द्रव्यमान की वस्तु, गोल वस्तु में जब लात मारता हूं तो गतिशील हो जाती है। क्या पत्थर का द्रव्यमान और फुटबॉल का द्रव्यमान एक समान है? नहीं, फुटबॉल का द्रव्यमान पत्थर से बहुत कम है, इस कारण से वो गतिशील हो गया। लेकिन उतने ही आकार का, जितनी बड़ी फुटबॉल है उतने ही आकार के पत्थर को मैं इस तरह से गोल करके उसमें लात मारूं तो तुम देख सकते हो कि हम उससे जख्मी हो सकते हैं, उससे हम घायल हो सकते हैं। अब इन तीनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि फुटबॉल और पत्थर, ठेला और रेलगाड़ी, खाली मेज और पुस्तकों से भरे मेज, इन तीनों में गतिशील तो कौन हो रहे थे और स्थिर कौन? क्योंकि जिन वस्तुओं में द्रव्यमान था वो गतिशील नहीं हो सकती,
वो उस परिवर्तन का विरोध करती हैं। समझ रहे हो बात को? और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान हल्का होता है, जो गतिशील है, वो आसानी से। दोनों उदाहरण, तीनों उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जड़त्व और द्रव्यमान में गहरा संबंध होता है। जिन राशियों का, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उनका जड़त्व भी अधिक होता है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम होता है उनका जड़त्व भी कम। तो ये बिंदु क्लियर हो गया। आज थोड़ा टाइम कम है और भी सर हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अगला बिंदु पढ़ेंगे, गति का दूसरा में। ओके, बाय सर।